हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मनीष सिंह और आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं डिप्रिसिएशन। ठीक है, आज का हमारा चैप्टर कौन सा है? डिप्रिसिएशन। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिप्रिसिएशन। हिंदी में इसको कहना चाहो तो हिंदी में इसको क्या कहते हैं? ह्रास। डिप्रिसिएशन का हिंदी क्या होता है? ह्रास। ठीक है, देखो एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो हम एक फ़र्नीचर खरीदे 10,000 का। ठीक है, अब ये फ़र्नीचर क्यों ख़रीदे हम? तो फ़र्नीचर इसलिए ख़रीदे क्योंकि हम बिज़नेस में रख के इसको क्या करेंगे? यूज करेंगे। फ़र्नीचर हमारा कौन सा एसेट है? फिक्स एसेट्स। और फिक्स एसेट्स का फिक्स एसेट्स का मीनिंग क्या होता है? तो कहेंगे वह एसेट्स जिसको हम बिज़नेस में रखते हैं लॉन्ग पीरियड तक यूज करने के इंटेंशन से। तो हमारा फ़र्नीचर क्या है? फिक्स एसेट्स है। इसका हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो यूज करेंगे तो मान लो क्या होगा कि हमेशा फर्नीचर का वैल्यू 10,000 ही रहेगा क्या? तो कहेंगे नहीं, आप जितना भी समय इसको यूज करते हैं इसका वैल्यू क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का मतलब डिक्रीज इन बुक वैल्यू ऑफ एसेट। अब बुक वैल्यू क्या होता है? तो सपोज करो कि हमने फर्नीचर 10,000 का खरीदा, तो इसको अकाउंट्स बुक में कितने वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? तो कहेंगे 10,000 पे ही रिकॉर्ड करेंगे। तो ये 10,000 आपका क्या हो गया? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब या किसी भी एसेट के बुक वैल्यू का मतलब होता है कि जिस वैल्यू पे उस एसेट्स को हम परचेज़ किए और उस वैल्यू पे अगर हम अकाउंट्स बुक में दिखा रहे हैं तो वैल्यू आपका क्या कहलाएगा? बुक वैल्यू। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन का मतलब डिक्रीज इन बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। ठीक है, ऑफ एसेट्स, फिक्स एसेट्स। अच्छा ये जान बता दो तो बच्चों कि एसेट्स कितने टाइप का होता है? तो कहेंगे एसेट्स हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है फिक्स एसेट्स और एक होता है करेंट एसेट्स। ठीक है, फिक्स एसेट्स का मतलब वह एसेट जिसका इंटेंशन बिजनेस में रख कर लॉन्ग पीरियड तक यूज करना है, उसको रीसेल नहीं करना है, वह एसेट आपका क्या कहलाएगा? फिक्स एसेट्स। करेंट एसेट्स का मतलब वह एसेट्स जिसका इंटेंशन विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर लेना है, वो आपका क्या कहलाएगा? करेंट एसेट्स। तो डिप्रिसिएशन हमेशा कौन से एसेट पे चार्ज होगा? फिक्स एसेट्स। अब क्या होता है स्टूडेंट्स कि फिक्स एसेट्स आपका दो टाइप का होगा। एक होगा आपका टेंजेबल फिक्स एसेट्स, टेंजेबल फिक्स एसेट्स, और एक होता है आपका इनटेंजेबल फिक्स एसेट्स, इनटेंजेबल फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स कितने टाइप के? दो टाइप का, एक टेंजेबल फिक्स एसेट्स और एक इनटेंजेबल फिक्स एसेट। तो डिप्रिसिएशन जो होता है ना वह हमेशा चार्ज होगा टेंजेबल फिक्स एसेट्स में। तो डिप्रिसिएशन का मतलब डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ टेंजेबल फिक्स एसेट्स, यानी कि यहाँ पे एसेट्स का मतलब कौन सा एसेट्स हो गया? टेंजेबल फिक्स एसेट्स। टेंजेबल फिक्स एसेट्स किसको कहते हैं? तो वह एसेट्स जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट, फिक्सचर। और इन सब का हम क्या करेंगे? बिजनेस में रख कर यूज़ करते हैं, और जितना यूज करेंगे, जितने समय तक यूज करेंगे, इसका वैल्यू क्या होता जाएगा? डाउन होता जाएगा। इसका वैल्यू क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो फिक्स एसेट्स का बुक वैल्यू जब जो डिक्रीज कर जाए उसे वो हमारा क्या है? डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन मीन्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? फिक्स टेंजेबल एसेट्स। अब सवाल है कि इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स का भी वैल्यू डिक्रीज होता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल बता देते हैं कि इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स का वैल्यू जब डिक्रीज होगा तो उसको क्या कहते हैं? एमोटाइजेशन। क्या कहा जाता है? एमोटाइजेशन। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन दोनों का सेम मीनिंग है कि जब फिक्स एसेट्स का बुक वैल्यू डिक्रीज होगा या फिक्स एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिप्रिसिएशन, और उसको हम अमोटाइजेशन भी कहते हैं। बस फ़र्क क्या होता है कि डिप्रिसिएशन टेंजेबल फिक्स एसेट्स के लिए यूज होगा और एमोटाइजेशन इनटेंजेबल फिक्स एसेट्स के लिए यूज होगा। ठीक है ना, जैसे इनटेंजेबल फिक्स एसेट्स में क्या आ जाएगा? आपका पेटेंट आ जाएगा, हमारा ट्रेडमार्क आ जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा। तो इन सब का वैल्यू डिक्रीज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एमोटाइजेशन। और बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, इन सब का वैल्यू डिक्रीज होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिप्रिसिएशन। ठीक है, और बुक वैल्यू का मतलब क्या हुआ? मान लो जैसे कि हम एक मशीन खरीदे या मशीनरी खरीदे 20,000 का, और अकाउंट्स बुक में उसी 20,000 वैल्यू पे रिकॉर्ड कर दिया। तो जिस वैल्यू पे अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड किया गया वो वैल्यू क्या कहलाता है? बुक वैल्यू।
और डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होगा कि यही बुक वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। क्यों डिक्रीज होता जाएगा? तो आप एसेट खरीदे हो, क्यों खरीदे हो? यूज करने के लिए, और यूज करोगे तो उसका वैल्यू धीरे धीरे क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं डिप्रिसिएशन। हम लोग 11th में इसको पढ़ चुके हैं, इसका बेसिक हम लोग बीकॉम सेमेस्टर 1 में इस चैप्टर को फुल्ली डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या है डिप्रिसिएशन? तो डिप्रिसिएशन इज रेफर्ड एज डिक्रीज इन बुक वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है। क्लियर, समझ गए कि कोई भी एसेट्स का बुक वैल्यू डिक्रीज होगा उसको हम क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन। और एसेट्स का मतलब टेंजेबल फिक्स एसेट्स। सेकेंड है डिप्रिसिएशन इज अ परमानेंट एंड कंटिन्यूस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। डिप्रिसिएशन का मतलब क्या हो गया कि आप फिक्स एसेट्स खरीदे हो तो क्या उसको रख दोगे, क्या फिक्स एसेट्स खरीदे हो तो उसको यूज़ करोगे, कंटिन्यूसली यूज़ करोगे, लगातार यूज़ करोगे। तो जब कंटिन्यूसली यूज़ करोगे तो उसका वैल्यू क्या होता जाएगा, कंटिन्यूसली परमानेंटली डिक्रीज होता जाएगा। तो उसी को हम लोग डिप्रिसिएशन कहते हैं। और डिक्रीज क्यों होता है? तो अगर हम फिक्स एसेट्स का यूज़ करेंगे तो उसका वैल्यू आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। एक होता है पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे एसेट्स का वैल्यू क्या होता जाता है, डिक्रीज होते जाता है। आप कोई नया चीज़ खरीदो और वही पुराना होता जाएगा तो वही वैल्यू थोड़ी रहेगा। आप उसको यूज़ कर लिए तो यूज़ कर लिए, जितना यूज़ किए उतना वो क्या हो गया, डिप्रिशिएट हो गया। एक होता है ऑब्सोलिशंस, इसको हिंदी में कहते हैं अप्रचलन। ऑब्सोलिशंस का मतलब होता है कि कोई नया मशीन के आ जाने से, नए मशीन का आविष्कार होने से पुराने मशीन का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ऑब्सोलिशंस का मतलब क्या होता है कि जैसे आजकल क्या नए नए टेक्नोलॉजी आते हैं, तो नए नए टेक्नोलॉजी से नए चीज़ का आविष्कार होता है। नए मान लो नए मशीन का आविष्कार हुआ तो नए मशीन का आविष्कार होने से पुराना मशीन क्या हो गया, उसका वैल्यू डाउन हो गया। तो जब भी एसेट्स का वैल्यू डाउन हो, जब भी एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन क्या है, परमानेंट एंड कंटिन्यूस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। यानी कि डिप्रिसिएशन का मतलब कि फिक्स एसेट्स का वैल्यू कंटिन्यूसली परमानेंटली डिक्रीज होता जाएगा, उसे हम लोग कहते हैं डिप्रिसिएशन। और ये वैल्यू डिक्रीज क्यों होता है, तो जब हम एसेट्स का कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं या जैसे जैसे वो एसेट्स पुराना होता जाता है, यानी कह सकते हो कि पैसेज ऑफ टाइम, या समय बीतते जाता है एसेट्स का वैल्यू क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। एक है ऑब्सोलिशंस के कारण भी डिप्रिशिएट होता है। ऑब्सोलिशंस का मतलब नया मशीन का आविष्कार होने से पुराने मशीन का क्या होता है, यूज होना कम हो जाता है, या पुराने मशीन का वैल्यू क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, पुराने मशीन का वैल्यू डाउन हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिप्रिसिएशन, ठीक है। सेकंड टॉपिक, डिप्रिसिएशन को नॉन कैश एक्सपेंस कहते हैं। देखो स्टूडेंट, एक सेकंड बच्चों, डिप्रिसिएशन को नॉन कैश एक्सपेंस कहा जाता है और ये प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होगा। नॉन कैश एक्सपेंस का मतलब, तो डिप्रिसिएशन का जनरल एंट्री क्या होता है, पढ़े हो ना 11th में, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स अकाउंट, तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। तो क्या देख रहे हो यहाँ पे, इस एंट्री में कहीं भी कैश दिख रहा है क्या? ऐसा कभी हुआ है कि कोई फर्नीचर खरीदे हैं, उसका वैल्यू डाउन हुआ तो पैसा गिरा, नहीं ना गिरता है, तो ये कह सकते हैं कि डिप्रिसिएशन आपका क्या है, ये कैश में दिखाई नहीं देता है। डिप्रिसिएशन कौन सा एक्सपेंस माना जाएगा, नॉन कैश एक्सपेंस। याद रखिए स्टूडेंट, डिप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस है, और नॉन कैश एक्सपेंस है इसलिए प्रॉफिट का अगेंस्ट चार्ज होगा। सपोज करो कि प्रॉफिट हमारा 10,000, ठीक है, और 1,000 का मान लो डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ, तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है, एक्सपेंस प्रॉफिट को क्या कर देगा, कम कर देगा, कि 9,000 हो गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि एसेट्स का वैल्यू क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, सॉरी प्रॉफिट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो डिप्रिसिएशन क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब कि प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है। एक्सपेंस, जितने भी एक्सपेंस है वो प्रॉफिट को क्या करती है, लेस कर देती है, यानी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। याद रखो, एक चीज़ बता दें कि जो भी प्रॉफिट से माइनस होते हैं उसको कहा जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो डिप्रिसिएशन भी प्रॉफिट से माइनस होता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को लेस कर देता है, प्रॉफिट को डिक्रीज कर देता है। तो डिप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस है, अब प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है। अब यहाँ पे एक लाइन है, द प्रोविजन ऑफ डिप्रिसिएशन इज मेड ओनली फॉर टेंजेबल फिक्स एसेट्स। हमेशा याद रखो कि डिप्रिसिएशन का मतलब टेंजेबल फिक्स एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होगा। तो डिप्रिसिएशन वर्ड जो है
एक वाइडर वर्ड है जिसमें आपका डिप्रेशिएशन, एमोटाइजेशन, डेप्लेशन ये सारे चीज़ आ जाते हैं, लेकिन डिप्रेशिएशन वर्ड हम यूज करेंगे वैसे एसेट्स के लिए जो टेंजेबल हो, यानी टेंजेबल फिक्स एसेट्स का अगर वैल्यू डाउन होगा उसे हम डिप्रेशिएशन करते हैं। तो डिप्रेशिएशन का प्रोविज़न बनता है किसके लिए? टेंजेबल फिक्स एसेट्स के लिए, जैसे बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, फर्नीचर, फिक्सचर। लेकिन लैंड को छोड़कर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, लैंड जो होता है ना, लैंड का मार्केट वैल्यू क्या होता है? दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। लैंड जितना ही पुराना होते जाएगा उसका वैल्यू डाउन नहीं होता है। तो डिप्रिसिएशन लैंड पे चार्ज नहीं होता है। लैंड पे क्या होता है? अप्रिसिएशन चार्ज होता है। लैंड पे क्या होता है? अप्रिसिएशन। यानी कि लैंड का वैल्यू क्या होता है? पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ क्या होता जाता है? उसका वैल्यू बढ़ते जाता है, तो उसको हम कहेंगे अप्रिसिएशन। लेकिन डिप्रिसिएशन लैंड पे चार्ज नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये लिखा है एक्सेप्शन ऑफ लैंड। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने मीनिंग ऑफ डिप्रिसिएशन पढ़ लिया। डिप्रिसिएशन को हिंदी में ह्रास कहा जाता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिप्रिसिएशन, मतलब ह्रास की विशेषताएं। ह्रास की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिप्रिसिएशन। तो फर्स्ट लाइन इसका सिंपल है, डिप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स का बुक वैल्यू क्या करता है? डिक्रीज कर देता है, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू डिक्रीज नहीं होता। डिप्रिसिएशन का सिंपल सा मतलब है, जैसे फर्नीचर हम 20,000 का खरीद कर लाए, अब उसको हम यूज़ करेंगे तो हमारा बुक वैल्यू क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। सपोज करो जैसे ये मान लो फर्नीचर हमने ख़रीदा फर्स्ट ईयर में 20,000 का, अब मान लो उस पर 10% डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ, यानी कि 2,000, तो फर्नीचर अब कितना हमारा दिख रहा है? 18,000। तो क्या कर रहा है डिप्रिसिएशन? फर्नीचर का बुक वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, लेकिन अभी प्रेजेंट में उसका मार्केट वैल्यू क्या होगा? उसको डिप्रिसिएशन डिक्रीज नहीं करता है। डिप्रिसिएशन से एसेट्स का मार्केट वैल्यू इफेक्ट नहीं होता है, डिप्रिसिएशन से एसेट का बुक वैल्यू इफेक्ट होता है। वही कह रहा है कि डिप्रिसिएशन क्या है? फिक्स एसेट्स का बुक वैल्यू को रिड्यूस करता है, उसका मार्केट वैल्यू को रिड्यूस नहीं करता। फर्नीचर कर दे तुम, 1 साल पहले फर्नीचर कर दे 20,000, तुम 1 साल यूज़ किए, उसका 10% मान लो डिप्रिसिएशन चार्ज किया, तो 20,000 का 10% 2,000, यानी कि फर्नीचर का बुक वैल्यू कितना हो गया? 18,000। लेकिन 1 साल के बाद प्रेजेंट में फर्नीचर का वैल्यू वही है 22,000। तो बताओ उसका मार्केट वैल्यू क्या डिक्रीज हो रहा है? क्या नहीं डिक्रीज हो रहा है। अभी उस फर्नीचर को खरीदने जाएंगे 1 साल के बाद, तो उस फर्नीचर को खरीदने में हमको कितना देना पड़ेगा? 22,000 देना होगा। तो याद रखिएगा, डिप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स का केवल बुक वैल्यू डिक्रीज करेगा, उसका मार्केट वैल्यू डिक्रीज नहीं करेगा। सेकेंड है डिप्रिसिएशन क्या है? कंटिन्यूसली डिक्रीज होते जाएगा। आप एसेट्स खरीदे हो तो उसको यूज़ करते जाओगे, कंटिन्यू यूज़ करते जाओगे, तो जब कंटिन्यू यूज़ करते जाओगे तो उसका वैल्यू क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। तो डिप्रिसिएशन क्या है? कंटिन्यूअस होता चलता है, परमानेंट उसका वैल्यू क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा एसेट्स का। तो डिप्रिसिएशन क्या है? परमानेंट फॉलिंग या परमानेंट डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स। ये भी लिख सकते हो डिप्रिसिएशन क्या है? कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। कंटिन्यूसली एक फिक्स एसेट्स का बुक वैल्यू क्या होता है? डिक्रीज होता जाता है। ये तो बता ही दिया है कि डिप्रिसिएशन प्रॉफिट का अगेंस्ट चार्ज होता है, और डिप्रिसिएशन आपका वाइडर टर्म है, इसमें अमोटाइजेशन आ जाएगा। अमोटाइजेशन का मतलब इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स, माइंड द वर्ड इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स, जैसे आपका हो गया पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, इनका वैल्यू अगर डाउन होगा तो उसे हम लोग क्या करते हैं? अमोटाइजेशन। और फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, फिक्सचर, इन सब का वैल्यू डाउन होगा तो हम क्या करते हैं? डिप्रिसिएशन, ठीक है। एक और वर्ड यूज होता है डिप्लेशन, ठीक है। डिप्लेशन यूज होता है वर्ड आपका नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, जैसे कोयला ले लो, देखते जा रहे हो ना कि कोयले को हम जितना यूज करते जाएंगे कोयला क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, ठीक है। तो वो आपका क्या हो गया? डिप्लेशन। तो जो भी फिक्स एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होगा उसको हम लोग 3 वर्ड में दिखाते हैं, डिप्रिसिएशन, डिप्लेशन और एमोटाइजेशन। डिप्रिसिएशन यूज होगा टेंजेबल फिक्स एसेट्स पे, जैसे बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, और एमोटाइजेशन यूज होगा इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स पे। इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स में आपका आ गया पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। और एक होता है डिप्लेशन। डिप्लेशन का मतलब जैसे कोई नेचुरल रिसोर्सेज ले लो, जैसे कोयला ले लो, पेट्रोल ले लो, तो कोयले का आप यूज करते जाओगे तो कोयला क्या है? लिमिटेड रिसोर्स है ना, तो जितना है धरती पे उतना ही रहेगा, उसको हम बढ़ा नहीं सकते। तो कोयले को हम यूज़ करते जाएंगे तो कोयला क्या होते जा रहा है? कम होता जा रहा है। तो नेचुरल रिसोर्सेज आपका कम होते जा रहा है, आपका क्या कर लाएगा? डिप्लेशन। उसी तरह पेट्रोल है, पेट्रोल को यूज़ करते जाओगे तो पेट्रोल क्या होगा? उसका पेट्रोल कम होता जा रहा है। तो नेचुरल रिसोर्सेज का वैल्यू आपका डिक्रीज होना,
नेचुरल रिसोर्सेज डिक्रीज होना वो आपका क्या कहलाएगा, डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये तो बता ही दिया है कि डिप्रिसिएशन का प्रोविज़न किस पे चार्ज होता है, टेंजेबल फिक्स एसेट्स पे, और एमोटाइजेशन जो है वो यूज होगा इनटेंजेबल फिक्स एसेट्स पे। ठीक है, और डेप्रिसिएशन यूज होगा नेचुरल रिसोर्सेज पे, जैसे कि पेट्रोलियम, कोल। डिप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस है, इसलिए प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है, यानी कि प्रॉफिट को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। ओके, तो ये था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिप्रिसिएशन। आप लोग टेक्स्ट बुक भी पढ़िएगा, ठीक है ना, यानी कि इसी पे डिपेंड रहेगा। थ्योरी के लिए आप लोग टेक्स्ट बुक पढ़ो, जितना ज़्यादा टेक्स्ट बुक पढ़ोगे उतना ही बेनिफिशियल होगा, तो टेक्स्ट बुक पढ़िए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ डिप्रिसिएशन। कॉजेज ऑफ डिप्रिसिएशन का मतलब ह्रास के कारण डिप्रिसिएशन क्यों होता है। तो फर्स्ट है रीजन आपका कांस्टेंट यूज ऑफ एसेट। किसी भी एसेट्स को आप कंटिन्यू यूज करते जाओ, कांस्टेंट यूज करते जाओ, लगातार यूज करते जाओ, तो उसका वैल्यू क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, तो आपका क्या हो गया, डेप्रिसिएशन। एक होता है ऑब्सोलिसेंस, मतलब जैसे ही न्यू टेक्नोलॉजी का आविष्कार होता है, न्यू टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन होता है, तो पुराने टेक्नोलॉजी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखोगे एक समय था स्कूटर, तो अब उसके जगह पे नए टेक्नोलॉजी का बाइक आ गया, स्कूटी आ गया, तो लोग स्कूटर खरीदना भूल गए, स्कूटर का वैल्यू क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ऑब्सोलिसेंस का मतलब न्यू इन्वेंशन से पुराना एसेट्स का वैल्यू क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, यही रीजन है डिप्रिसिएशन का। डेप्लेशन बताया, कोई नेचुरल रिसोर्सेज ले लो, आप नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करते जा रहे हो, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, तो इन सबको यूज़ करते जा रहे हो, तो इसका वैल्यू क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, डेप्लेशन। एक्सीडेंट के कारण भी एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है। आप कोई नया कार खरीदें, एक्सीडेंट हो गया, क्या वही वैल्यू रहेगा, नहीं, वो वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेचुरल कॉजेज, ठीक है, नेचुरल कॉजेज होता है ना, जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो इसके कारण भी एसेट्स क्या होता है, एसेट्स का वैल्यू डाउन होता है। परमानेंट फॉल इन प्राइस, कोई भी एसेट्स का प्राइस कंटिन्यूसली क्या होते जा रहा है, डिमांड न होने के कारण कम होते जा रहा है। ठीक है, तो उसका भी वैल्यू क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। तो ये सब रीजन है जिसके कारण एसेट्स का क्या होता है, डिप्रिसिएशन होता है। अब हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि डिप्रिसिएशन का नीड क्या है, तो क्यों नीड है, क्या ज़रूरत है डिप्रिसिएशन चार्ज करने का। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन चार्ज करना एकदम ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे तो आपका करेक्ट अकाउंट्स बुक नहीं शो करेगा, यानी कह सकते हैं अकाउंट्स को या अकाउंट्स बुक को सही तरीके से प्रेजेंट करने के लिए डिप्रिसिएशन चार्ज करना ज़रूरी है। ठीक है, क्यों है, क्यों डिप्रिसिएशन चार्ज करना ज़रूरी हो जाता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है कि हम डिप्रिसिएशन चार्ज करें। तो फर्स्ट है कि जब तक डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे नेट प्रॉफिट आपका सही कैलकुलेट नहीं होगा। सपोज करो एक फर्नीचर है 10,000 का, ठीक है, एक एज्यूम कर लो कि डिप्रिसिएशन जो है इसका 10% हम इसका 1 ईयर में यूज़ कर लिए, तो फर्नीचर 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000। अभी 10% कैसे आएगा हम बताएंगे आप लोगों को। अभी फ़िलहाल एज्यूम किया गया तो फर्नीचर हमने ख़रीदा था 10,000 का, और 1 साल यूज़ करेंगे तो 10% उसका वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, ऐसा हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। अब हमारा प्रॉफिट मान लो 50,000 आया विदाउट डिप्रिसिएशन। ठीक है, क्या ये सही प्रॉफिट है, सही प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया गया, बिल्कुल नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि डिप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को प्रॉफिट से चार्ज करना है, क्योंकि एक्सपेंस का नेचर ही एक्सपेंस आपके बिजनेस में हुआ तो प्रॉफिट को क्या करेगा, कम करेगा। तो विदाउट डिप्रिसिएशन प्रॉफिट आपका करेक्ट प्रॉफिट नहीं माना जाता है, लेकिन उस प्रॉफिट में से अगर हम डिप्रिसिएशन 1,000 चार्ज कर देंगे तब हमारा 49,000 क्या आया, करेक्ट प्रॉफिट आया। ठीक है ना, तो डिप्रिसिएशन चार्ज करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है जिससे हमारा प्रॉफिट क्या हो, सही कैलकुलेट हो। एसेट्स का सही वैल्यू बैलेंस शीट में देखा है। अब देखो फर्नीचर तुम खरीदे थे 1 अप्रैल को, ध्यान देना स्टूडेंट्स, फर्नीचर खरीदे थे तुम 1 अप्रैल को, और 1 साल के एंड में यानी कि 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तुम उसको बैलेंस शीट में 10,000 वैल्यू पे ही दिखा रहे हो, तो क्या सही प्रेजेंटेशन है, नहीं सही प्रेजेंटेशन है। तुम 1 साल पहले फर्नीचर खरीदे थे 10,000 में, और अभी भी फर्नीचर तुम दिखा रहे हो 10,000 को बैलेंस शीट में, क्या ये सही प्रेजेंटेशन है, बिल्कुल नहीं। तुम 1 साल यूज़ किए ना उस फर्नीचर को, तो यूज़ करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, यूज़ करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा।
तो अगर हम फर्नीचर 10,000 दिखाएंगे विदाउट डिप्रिसिएशन तो सही प्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन अगर 1,000 माइनस करके फर्नीचर को 9,000 वैल्यू पर दिखाओगे तो करेक्ट प्रेजेंटेशन है। तो बैलेंस शीट में एसेट्स का करेक्ट वैल्यू शो करने के लिए डिप्रिसिएशन चार्ज करना ज़रूरी हो जाता है। अब हम बोलेंगे कि फर्नीचर का वैल्यू बताइए तो तुम बोलोगे 10,000, तो ये गलत बताया जा रहा है, क्योंकि आप 1 साल पहले फर्नीचर खरीदे थे 10,000 में, अभी फर्नीचर 10,000 का नहीं है। आप 1 साल यानी कि 1,000 उसको हमने क्या किया, यूज़ कर लिया, तो 1,000 उसका वैल्यू क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो बैलेंस शीट में एसेट्स को सही ढंग से दिखाना और सही वैल्यू पे दिखाना है तो डिप्रिसिएशन चार्ज करना ज़रूरी है। उसी तरह फाइनेंशियल पोजीशन का सही प्रेजेंटेशन, सपोज करो बिना डिप्रिसिएशन चार्ज किए वो प्रॉफिट है कितना है 50,000, इसको हम बैलेंस शीट में दिखा दिए। बिना डिप्रिसिएशन चार्ज किए वो फर्नीचर यानी कि 10,000 को हम एसेट साइड दिखा दिए। क्या सही प्रेजेंटेशन है? सही, बिल्कुल सही प्रेजेंटेशन नहीं है। सही प्रेजेंटेशन क्या होगा, जब हम डिप्रिसिएशन चार्ज करके दिखाएंगे, यानी कि प्रॉफिट 49,000 पे दिखाएंगे और फर्नीचर हम 9,000 पे दिखाएंगे, तब वो सही प्रेजेंटेशन होगा। तो फाइनेंशियल पोजीशन का सही प्रेजेंटेशन के लिए भी डिप्रिसिएशन चार्ज करना ज़रूरी है। आपका प्रॉफिट 49,000 है और आप अकाउंट्स बुक में दिखाओगे 50,000 विदाउट डिप्रिसिएशन, तो ये सही प्रेजेंटेशन नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि फाइनेंशियल पोजीशन का सही प्रेजेंटेशन हो, ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन हो, तो डिप्रिसिएशन चार्ज करना ज़रूरी हो जाता है। उसी तरह एसेट्स का रिप्लेसमेंट करने के लिए भी डिप्रिसिएशन यूज होता है। देखो एसेट्स का रिप्लेसमेंट क्या होता है, एक सेकेंड बच्चा, देखिए जैसे सपोज करो कि फर्नीचर मान लो 10,000 का, ठीक है, और इसका लाइफ टाइम मान लो कितना है 5 ईयर्स। फर्नीचर का लाइफ टाइम कितना मान लो 5 ईयर्स। तो फर्नीचर आपका 10,000 है और लाइफ टाइम कितना मान लिया 5 ईयर्स। अब डिप्रिसिएशन मान लो कैसे निकालेंगे, तो मान लो जैसे इसको निकाल लो अभी 10,000 और लाइफ टाइम कितना है 5 यानी कि 2,000। मान लो कि एवरी ईयर डिप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा 2,000, तो 5 ईयर में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, फर्नीचर कितने का खरीदे 10,000, फर्स्ट ईयर में इसका वैल्यू 2,000, ये माइनस हो जाएगा। डिप्रिसिएशन एसेट्स को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। सेकेंड ईयर में भी 2,000 यूज किए, 2,000 डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ। थर्ड ईयर में भी 2,000, फोर्थ ईयर में भी 2,000 और फिफ्थ ईयर में भी 2,000, यानी कि टोटल माइनस होकर कितना हो जाएगा, 0। तो फिफ्थ ईयर के एंड में क्या देख रहे हो कि अगर 2,000 हम एवरी ईयर डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो फिफ्थ ईयर के एंड में उसका वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब इसका रिप्लेसमेंट से क्या लेना देना, तो देखो ध्यान से, फिफ्थ ईयर के एंड में जब फर्नीचर का वैल्यू 0 हो गया, इसका मतलब क्या माना जाएगा कि अब आपके बिजनेस में फर्नीचर नहीं है, अब आपको न्यू फर्नीचर खरीदने होंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप पहले से पैसे का इंतजाम किए हो क्या, नहीं किए हो। अब देखो डिप्रिसिएशन कैसे हेल्प करता है, एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए जो पैसा चाहिए उस पैसे के लिए कैसे प्रोविज़न करना है। तो देखो फर्स्ट ईयर कितना डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ 2,000, तो जितना डिप्रिसिएशन चार्ज होगा ना उतना हम फंड बना लेंगे। हम क्या किए, प्रॉफिट से निकाल कर फंड बना लिए। फर्स्ट ईयर कितना 2,000, सेकेंड ईयर में भी कितना डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ 2,000, उतना ही हम क्या किए, फंड बना लिए, यानी कि प्रॉफिट से निकाल कर हमने फंड में जमा कर दिया। तो जितना डिप्रिसिएशन होते जाएगा उतने अमाउंट का हम फंड बनाते जाएंगे। और फंड कैसे बनता है, प्रॉफिट से। अब जो भी पैसा जमा करोगे किससे जमा करोगे, प्रॉफिट से। थर्ड ईयर में भी 2,000 डिप्रिसिएशन हुआ, 2,000 फंड में जमा कर दिया। ऐसे करके फिफ्थ ईयर में हमारा टोटल फंड में कितना पैसा आ गया, 10,000 रुपीज़ आ गया। कितना आ गया, 10,000 रुपीज़ आ गया। अब बताओ फिफ्थ ईयर के एंड में फर्नीचर आपका वैल्यू हो गया 0, फर्नीचर हो गया समाप्त। अब आपको चाहिए एक नया फर्नीचर, तो देखो आपके पास है ना पैसा, ठीक है ना, है ना। अगर इसको हम बैंक में जमा करते जाएंगे तो इंटरेस्ट भी मिलता जाएगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारा जितना अमाउंट का डिप्रिसिएशन होता गया उतने अमाउंट का हम पैसा क्या करते गए, सिंपल भाषा में समझो, उतने अमाउंट का हम पैसा क्या करते गए, जमा करते गए। कहाँ से जमा किए, प्रॉफिट से फंड बना लिए। तो फिफ्थ ईयर के एंड में जब फर्नीचर खरीदने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप तो पहले से अरेंज करके रखे हो, पहले से फंड बना के रखे हो, कितने का, 10,000 का। तो आप फटाक से क्या करोगे, फर्नीचर खरीद लोगे। तो वही कह रहा है कि एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए भी डिप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी हो जाता है। अगर आपको पता ही नहीं रहता कि एसेट्स का कितना वैल्यू कम हो रहा है तो आपको आइडिया ही नहीं लगेगा तो एसेट्स का वैल्यू कब ख़त्म होगा, हमको उसी समय पर नया एसेट्स खरीदने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, पहले ही से सब इंतजाम करके रख लेते हैं।
तो एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए भी डिप्रेसिएशन चार्ज करना जरूरी है। अवॉइडिंग ओवर पेमेंट टैक्स, ठीक है, देखो ध्यान से, बिना डिप्रेसिएशन चार्ज किए हुए प्रॉफिट कितना, मान लो 50,000, अब मान लो हम 2,000 डिप्रेसिएशन चार्ज करेंगे तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 48,000। अगर हम डिप्रेसिएशन चार्ज नहीं करेंगे तो हमको कितने पे टैक्स देना होगा, 50,000 पे, यानी कि अधिक प्रॉफिट है तो अधिक प्रॉफिट पर अधिक टैक्स देना होगा। लेकिन जब डिप्रेसिएशन चार्ज करेंगे तो अब हमारा प्रॉफिट कितना है, 48,000, तो प्रॉफिट हमारा क्या, सॉरी, टैक्स हमारा क्या हो रहा है, ओवर पेमेंट टैक्स क्या हो रहा है, अवॉइड हो रहा है, यानी कि टैक्स का बचत हो रहा है ना, हमको 50,000 पे टैक्स देना पड़ा। लेकिन जब डिप्रेसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो 48,000 अब प्रॉफिट है, अब हमको 48,000 प्रॉफिट पे टैक्स देना होगा, तो टैक्स में आपका क्या हो रहा है, बचत हो रहा है, ठीक है ना। इसी को कहा गया है अवॉइडिंग ओवर पेमेंट टैक्स, ठीक है। अगर डिप्रेसिएशन चार्ज नहीं करोगे तो प्रॉफिट आपका ओवर स्टेटेड होगा, ओवर स्टेटेड का मतलब प्रॉफिट अधिक से होगा, जिसके कारण आपको अधिक टैक्स देने होंगे। लेकिन डिप्रेसिएशन चार्ज करोगे तो प्रॉफिट आपका अंडर स्टेटेड होगा, कम शो करेगा, तो टैक्स भी कम देने होंगे। यही कह रहा है अवॉइडिंग ओवर पेमेंट टैक्स। टू कंप्लाई विथ लीगल रिक्वायरमेंट, एक कानून है, नियम है कि जितने भी कंपनी हैं उनको डिप्रेसिएशन चार्ज करना एकदम कंपलसरी होता है डिविडेंड देने से पहले। डिविडेंड क्या होता है, तो कंपनी का एक प्रॉफिट होता है, जैसे कंपनी, मान लो कंपनी में जो भी प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट को क्या करते हैं, दो पार्ट में बांट देते हैं, एक होता है रिटेन्ड अर्निंग और एक होता है डिविडेंड, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट में से एक हिस्सा निकाल लेती है डिविडेंड को देने के लिए, तो किससे देगी, प्रॉफिट से ही देगी ना। डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन किसको किया जाता है, शेयर होल्डर्स को, और किससे किया जाएगा, प्रॉफिट से ही, प्रॉफिट से ही काट के एक डिविडेंड बनाया जाता है, उस डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर्स के बीच। तो कंपनी में नियम है कि डिप्रेसिएशन चार्ज करना कंपलसरी है डिविडेंड देने से पहले, यानी कि आप पहले डिप्रेसिएशन चार्ज कर लो, और चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से डिविडेंड निकालो, फिर डिविडेंड का डिक्लेरेशन करो, ठीक है ना। तो ये तो नियम है, लीगल रिक्वायरमेंट है, टू कंप्लाई विथ लीगल रिक्वायरमेंट। कंपनी के लिए एकदम कंपलसरी है कि उसको डिप्रेसिएशन चार्ज करना है डिविडेंड डिक्लेयर होने से पहले, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले, ठीक है ना। तो ये था डिप्रेसिएशन चार्ज करना क्यों ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो कुछ छूटा क्या इसमें, कुछ नहीं छूटा, ठीक है ना। अब एक चीज़ और बता देते हैं, मान लो कंपनी में प्रॉफिट हुआ है, मान लो 1 लाख का, मान लो सपोज करो, छोटा अमाउंट से ही समझते हैं, ठीक है। और डिप्रेसिएशन मान लो 10,000 चार्ज हुआ, ठीक है। अब डिप्रेसिएशन चार्ज नहीं करेंगे तो इसी 1 लाख को क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, या इसमें से मान के चलो रिटेन्ड अर्निंग रख दिए हम 30,000 और डिविडेंड के लिए रख दिए कितना, 70,000। अब सपोज करो कि डिविडेंड आप सब 17,000 दे दें, लेकिन ये करेक्ट प्रॉफिट नहीं है ना। करेक्ट प्रॉफिट कब होगा, जब इसमें से डिप्रेसिएशन चार्ज कर दो। जैसे मान लो 10,000 अगर हम डिप्रेसिएशन चार्ज करते हैं, इसका प्रॉफिट कितना होगा, 19,000, ठीक है। तो 19,000 की जगह देखो तुम क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, रिटेन अर्निंग 30,000 किए थे, लेकिन आपने क्या किया, 70,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो क्या हो गया, अब रिटेन अर्निंग कितना बचा, 20,000 बचा, ठीक है ना। तो आप जो सोचे थे कि प्रॉफिट हमको 30,000 कुछ सोच कर रखे थे, लेकिन अब तो प्रॉफिट घट गया ना, प्रॉफिट कितना आ गया, 20,000 आ गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें डिप्रेसिएशन चार्ज करना ज़रूरी है, नहीं तो आप क्या करोगे, अधिक डिविडेंड दे दोगे, शेयर होल्डर्स को अधिक डिविडेंड दे दोगे। इसलिए कंपनी में नियम है कि आप प्रॉफिट से जब भी डिविडेंड दो तो पहले डिप्रेसिएशन चार्ज कर लो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया डिप्रेसिएशन चार्ज करना क्यों ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट्स, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग डिप्रेसिएशन। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉट प्रोवाइडिंग फॉर डिप्रेसिएशन। अब डिप्रेसिएशन नहीं चार्ज करेंगे तो क्या इफ़ेक्ट होगा, तो पहले तो सही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं होगा। सही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब कि जब भी हम कोई सामान बनाते हैं, कोई भी सामान बनाएंगे तो क्या क्या यूज होता है, मटेरियल। मान लो कोई सामान बना रहे, मटेरियल लगा 50 रुपीज़, लेबर लगा मान लो 30 रुपीज़, और ओवरहेड मान लो लगा 20 रुपीज़। तो बोल दिया कि कोई सामान बनाने में कितना खर्चा आया, 100 रुपीज़। तो क्या सही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, बिल्कुल नहीं। ये जो सामान बन रहा है, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये इसको बनाने में मशीन यूज हुआ होगा, तो मशीन यूज हुआ होगा तो मशीन जितना टाइम चला होगा उतने टाइम का डिप्रेसिएशन भी ऐड करेंगे, तब जाकर सही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिप्रेसिएशन चार्ज नहीं करोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका क्या होगा, सही आपका रिकॉर्ड नहीं होगा।
देखिए कॉस्टिंग में क्या है कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का सही प्रेजेंटेशन करने के लिए डिप्रिसिएशन चार्ज करना ज़रूरी है। विदाउट डिप्रिसिएशन आप सही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देखो आपका सही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट नहीं होगा। तो सही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के लिए डिप्रिसिएशन चार्ज करना ज़रूरी हो जाता है। और अगर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हो तो क्या होगा, सही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। ट्रेडिंग कॉस्ट अंडर स्टेटेड हो जाएगा। अंडर स्टेटेड मतलब कम। अगर डिप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस है, अगर एक्सपेंस कम चार्ज कम दिखाओगे तो खर्च भी क्या होगा, कम दिखेगा कम उसमें, ठीक है। जैसे मान लो ओवरऑल खर्च हुआ आपका 50,000, डिप्रिसिएशन मान लो 1,000 है। अगर हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो कॉस्ट आपका अधिक दिखाएगा, लेकिन अगर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे तो कॉस्ट आपका क्या होगा, कम दिखेगा। तो ट्रेडिंग कॉस्ट क्या होता है, अंडर स्टेटेड हो जाता है, खर्च कम रिकॉर्ड होगा। प्रॉफिट का वॉल्यूम अधिक हो जाएगा। प्रॉफिट मान लो है 50,000, अगर मान लो 1,000 डिप्रिसिएशन चार्ज करते तो प्रॉफिट कितना दिखता है, 49,000। लेकिन ये डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किए तो प्रॉफिट कितना दिखेगा, 50,000, मतलब अधिक प्रॉफिट दिखेगा, ओवर स्टेटेड। फिक्स एसेट्स का वैल्यू भी ओवर स्टेटेड होगा। मतलब फर्नीचर हम खरीदे थे 10,000 का और उस पर डिप्रिसिएशन मान लो 1,000 चार्ज करते हैं तो फर्नीचर कितना रिकॉर्ड होता है, 9,000 पे। लेकिन अगर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे तो फर्नीचर कितने पे रिकॉर्ड होगा, 10,000 पे, नहीं कि अधिक वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा। सही प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन नहीं होगा। विदाउट डिप्रिसिएशन आपका प्रॉफिट का जो कैलकुलेशन है वो सही नहीं माना जाएगा। बैलेंस शीट का भी प्रेजेंटेशन सही से नहीं होगा, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन चार्ज करना आपका ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। विदाउट डिप्रिसिएशन क्या होगा, अगर हम डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं तो सही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कैलकुलेशन नहीं होगा। ट्रेडिंग कॉस्ट यानी कि खर्च क्या होगा, कम शो होगा। प्रॉफिट अधिक शो होगा। फिक्स एसेट्स का वैल्यू अधिक शो होगा। सही प्रॉफिट का कैलकुलेशन नहीं होगा। बैलेंस शीट का सही ढंग से प्रेजेंटेशन या ट्रू प्रेजेंटेशन, फेयर प्रेजेंटेशन नहीं होगा। तो ये है आपका डिप्रिसिएशन नहीं प्रोवाइड करने का, डिप्रिसिएशन नहीं चार्ज करने का इफेक्ट। तो मतलब समझो कि बिजनेस है तो डिप्रिसिएशन चार्ज होगा ही, ठीक है ना। ये आपका हर क्या कहते हैं, हर अकाउंट्स बुक में मिल जाएगा, हर बिजनेस में जहाँ भी एसेट्स, फिक्स एसेट्स यूज होता है डिप्रिसिएशन चार्ज होता ही है। नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्स और बेसिक फैक्टर्स ऑफ डिप्रिसिएशन। अब देखो डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करने के लिए या डिप्रिसिएशन के लिए क्या क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ द एसेट। कॉस्ट ऑफ द एसेट्स का मतलब होता है कि एसेट्स को एक्वायर करने में या एसेट्स को खरीदने में जो भी खर्चा होता है। तो एसेट्स को खरीदने में क्या क्या खर्चा होता है, तो उसका कॉस्ट प्राइस, उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, कैरेज, इंस्टॉलेशन का खर्चा, ठीक है। ये सारे खर्च को अगर इरेक्शन का खर्चा, तो ये सारे खर्च को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ द एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट्स में क्या इंक्लूड होगा, तो एक्वायरिंग प्राइस यानी कि जो उसका कॉस्ट प्राइस होता है। दूसरा चीज़ है इंस्टॉलेशन का खर्चा, इरेक्शन का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, कैरेज का खर्चा, टैक्स अगर लगा हो तो टैक्स का खर्चा, सब क्या होगा उसमें ऐड हो जाएगा कॉस्ट ऑफ द एसेट। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। देखो स्टूडेंट्स, हर एसेट्स का एक लाइफ टाइम होता है और लाइफ टाइम क्या होता है, एक्यूरेट नहीं होता है। अब हम लोग का लाइफ टाइम एक्यूरेट है क्या, कोई अधिक जी रहा है, कोई कम जी रहा है। तो लाइफ टाइम जो होता है ना वो अनुमान पे चलता है, एस्टिमेशन पे चलता है। तो एसेट्स का लाइफ टाइम आपका क्या होता है, वो एस्टिमेटेड होगा। जैसे मान लो हम फर्नीचर खरीदें और इसका लाइफ टाइम मान लिए 10 ईयर्स। इसका मतलब क्या होगा कि फर्नीचर आपका जो है वो हमने अनुमान लगाया है, हमारा एस्टिमेशन है कि फ़र्नीचर जो है कितने साल चलेगा, 10 ईयर्स चलेंगे, ठीक है ना। तो दो आपका मेन एलिमेंट में क्या हो जाएगा, डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करने के लिए एसेट्स का कॉस्ट और एसेट्स का एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, और एक होता है स्क्रैप वैल्यू और रेसिड्यू वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है जिस वैल्यू पर एसेट्स यूजलेस हो जाए, कबाड़ के भाव में बेचना पड़ रहा है। तो मान लो जैसे कि हम फर्नीचर खरीदते हैं, अब उसको कबाड़ के भाव में बेचे 50 रुपये मिला, तो 50 रुपये क्या है, 50 रुपये क्या हो गया, स्क्रैप वैल्यू हो गया। स्क्रैप वैल्यू का मतलब रद्दी मूल्य, रद्दी कीमत। पता ना पेपर आज खरीदते 3 रुपीज़ का और कल उसको हम बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, 50 पैसा भी नहीं मिल रहा है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि वो स्क्रैप वैल्यू हो गया। जिस वैल्यू पर एसेट्स यूजलेस हो जाए, काम करना बंद कर दे, वो एसेट्स आपका क्या कहलाएगा, स्क्रैप वैल्यू या रेसिड्यू वैल्यू। अब डिप्रिसिएशन का फार्मूला देखो कैसे नहीं यूज होगा, ध्यान देना स्टूडेंट्स। एनुअल डिप्रिसिएशन का फार्मूला होता है, एक होगा एसेट का कॉस्ट और जितना परसेंटेज दिया रहेगा उतना निकाल दो, रेट बाई 100। जैसे मान लो फर्नीचर का वैल्यू है 10,000,
और डिप्रिशिएशन मान लो 10%, तो 10/100 कर दिए, आपका क्या हो गया 1000, ठीक है। अब ये रेट कैसे निकलेगा, तो देखो रेट का फार्मूला होता है, जैसे कि कोई फर्नीचर है 10,000 का, उसका एस्टिमेटेड लाइफ है मान लो 5 इयर्स, तो डिप्रिशिएशन कैसे निकालोगे, तो एक फार्मूला होता है डिप्रिशिएशन का, कॉस्ट ऑफ द एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट, अगर स्क्रैप वैल्यू होगा तो स्क्रैप वैल्यू क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, लाइफ टाइम, एस्टिमेटेड लाइफ टाइम। तो ये इससे हम डिप्रिशिएशन निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट कितना है, मान लो 10,000, स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया है तो 0 ले लो, और लाइफ टाइम कितना है 5, तो 10,000 माइनस 0, 10,000 5/5, 10,000 बाई 5 कितना आ गया 2,000। तो ये 2,000 आपका क्या हो गया, एवरी ईयर डिप्रिशिएशन हो गया, डिप्रिशिएशन का अमाउंट हो गया। अब 2,000 जो है 10,000 का कितना परसेंट है, 20% है ना, 20%। तो ये रेट उसी तरह से निकाला जाता है। तो रेट ऑफ डिप्रिशिएशन का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो ध्यान से, कॉस्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू क्या आ जाएगा डिप्रिशिएशन। कॉस्ट कितना है हमारा 10,000, ये रेट निकालना है, इसको x कर दो, x/100, और डिप्रिशिएशन कितना है 2,000, तो ये x निकाल लोगे, x कितना निकल जाएगा, तो 2,000 और 100 उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 10,000 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना परसेंट आ गया, 20% आ गया। तो मतलब ये सब दिया रहेगा रेट, ठीक है ना। तो एनुअल डिप्रिशिएशन का फार्मूला बस 2 याद रखो, एक फार्मूला क्या होगा, एसेट का जो कॉस्ट होगा उसका रेट बाई 100 कर देंगे, और एक फार्मूला होगा कि एसेट का कॉस्ट और उसमें से स्क्रैप वैल्यू क्या कर देंगे माइनस, और एस्टिमेटेड लाइफ टाइम से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये 2 फार्मूले याद रखो। 2 फार्मूले कौन से, फिर से बोल रहे हैं, एनुअल डिप्रिशिएशन का एक फार्मूला होगा एसेट का कॉस्ट इंटू रेट बाई 100, और एक फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड लाइफ टाइम, ठीक है। चलो इसको नोट करना चाहो तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। नेक्स्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा कि सपोज करो जैसे कि हम एसेट्स खरीदे, मान लो फर्नीचर खरीदे, तो क्या जनरल एंट्री होगा, तो जनरल एंट्री होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री क्या की हम लोग फर्नीचर परचेज करने का, क्या एंट्री किए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। नरेशन क्या लिख देंगे, बिंग फर्नीचर परचेज्ड, बिंग फर्नीचर क्या हो जाएगा परचेज हो जाएगा। सेकेंड एंट्री क्या करते हैं कि अगर फर्नीचर ख़रीदने में आपका एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, जैसे इंस्टॉल का खर्चा या कुछ भी इरेक्शन का खर्चा या क्या कह लो ट्रांसपोर्ट का खर्चा, तो उस एक्सपेंस का क्या एंट्री करेंगे, तो उसको भी एसेट्स अकाउंट में रिकॉर्ड कर दोगे, उसका भी एंट्री हो जाएगा सेम, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या लिख देंगे, बिंग बिंग इंस्टॉलेशन एक्सपेंस पेड, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस पेड, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर आप खरीद लिए, उसका एंट्री कर दिया। अब इसको अकाउंट्स आप क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो यूज करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब डिप्रिशिएशन। तो डिप्रिशिएशन का एंट्री क्या करोगे, तो डिप्रिशिएशन का एंट्री होगा डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे, बिंग डिप्रिशिएशन चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड एसेट्स, बिंग डिप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। उसके बाद डिप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बिंग डिप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ये हम एंट्री कर दिए। अब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि फ़र्नीचर खरीदें, अब खरीदेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, जब फर्नीचर खरीदें तो होता है कभी कभी कि 2 इयर्स 3 इयर्स यूज़ करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो फर्नीचर अगर सेल करेंगे तो उसका एंट्री क्या होगा,
तो जस्ट फर्नीचर परचेज का अपोजिट हो जाएगा। फर्नीचर खरीदे तो एंट्री क्या की है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। सेल करेंगे तो एंट्री क्या होगा, कैश कम्स इन होगा। तुम बैंक भी लिख सकते हो, तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, नरेशन क्या लिख दोगे, बिंग फर्नीचर सोल्ड या ओल्ड फर्नीचर सोल्ड, बिंग ओल्ड फर्नीचर सोल्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग अगर नोट करना चाहो तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, क्योंकि अभी हम इरेज करेंगे। चलिए, चलो अब क्या करते हैं कि फर्नीचर बेच दिए हम लोग। अब बेचने पर क्या होगा, दो चीज़ होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो अगर लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में चार्ज करते हैं, तब क्या एंट्री होगा, तब एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अगर लॉस होगा तो एंट्री क्या होगा, फर्नीचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में चार्ज हो जाएगा। नरेशन लिख देंगे, बीइंग लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, बीइंग लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। और वही अगर फर्नीचर को बेचने पर प्रॉफिट होता है तो जस्ट अपोजिट एंट्री कर देंगे, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिख देंगे, बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ठीक है, बस इतना सारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। अब इसमें लेजर किसका किसका बना लोगे, तो इसी जनरल एंट्री से लेजर बनेगा। पहले फर्नीचर का लेजर बनेगा, अगर डिप्रिसिएशन का लेजर बनेगा। ठीक है ना, जनरली एसेट्स का ही अकाउंट खोलने को बोलेगा क्वेश्चन में। तो ये आपका एंट्री हो गया। अब क्या करना है, आप लोग इसको नोट कर लोगे और इस एंट्री को ध्यान में रखोगे। ठीक है, चलिए आप लोग टेक्स्ट बुक ज़रूर पढ़िएगा बच्चों, टेक्स्ट बुक आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, चलो अब नेक्स्ट हमारा स्लाइड है मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का कितने मेथड्स हैं, तो डिप्रिसिएशन का मेथड बहुत सारे मेथड्स हैं। एक फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, एक डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, एन्युटी मेथड, डिप्रिसिएशन फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, एनुअल वैल्यूएशन मेथड, किलोमीटर मेथड, मशीन आवर रेट मेथड, लेबर आवर रेट मेथड, ग्लोबल मेथड, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो ये सबको हम बारी बारी से साइड बाय साइड डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग का मेथड है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड को हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं। एक सेकंड बच्चों, तो फिक्स आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग। तो देखो क्या होता है ना कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में डिप्रिसिएशन एवरी ईयर चार्ज होगा। ठीक है, यानी कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से अगर डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो एवरी ईयर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, और एसेट्स के लाइफ के एंड में एसेट्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से अगर हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो एक तो एवरी ईयर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, हर साल डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, और सेकेंड है कि एसेट्स के लाइफ टाइम के एंड होने पर एसेट्स का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं ना कि कौन सा मेथड यूज करते हैं जिससे डिप्रिसिएशन का वैल्यू लाइफ टाइम के एंड में जीरो हो जाता है। तो कौन सा मेथड बोल देंगे, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। अंडर दिस मेथड एवरी ईयर अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन रिमेन्स द सेम। इसमें हर साल प्रत्येक साल डिप्रिसिएशन का अमाउंट सेम होगा। ठीक है, और याद रखो कि इस मेथड में डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कॉस्ट प्राइस के आधार पर करते हैं, यानी कि जो एसेट्स का कॉस्ट प्राइस है उसी प्राइस पर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं, SLM स्ट्रेट लाइन मेथड। यह मेरिट में क्या देख लो कि यह मेथड बहुत ही सिंपल है, मतलब इस मेथड से अगर डिप्रिसिएशन निकालते हैं तो इसका कैलकुलेशन करना एकदम सिंपल है। हमेशा डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कॉस्ट प्राइस पे ही करेंगे। जैसे मतलब फर्नीचर परचेज किए 10,000 का, तो हम हर साल डिप्रिसिएशन क्या होगा, 10,000 पे करते चले जाएंगे। ठीक है ना, तो यह एसेट्स कौन से एसेट्स के लिए सूटेबल है, जो
जिसका सर्विस क्या है, जिसका यूज हम क्या कर रहे हैं, हर साल सेम कर रहे हैं। तो जिसका सर्विस आपका क्या है, एवरी ईयर सेम हो, उसमें आपका क्या होगा, यह मेथड यूजफुल है। फर्नीचर, फिक्सचर, इन सब का जो यूज है वो क्या होता है, इन सब का जो सर्विस है वो हर साल क्या होता है, सेम होता है। तो कहेंगे वाई एसेट्स जिसका सर्विस हर साल सेम हो, उसमें कौन सा मेथड यूज होगा, आपका फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। और वो कौन सा एसेट है, फर्नीचर, फिक्सचर। फर्नीचर, फिक्सचर ये सब का क्या होता है, हर साल डिप्रिसिएशन सेम ही रहेगा, क्योंकि इनका जो सर्विस है हर साल क्या होता है, सेम होते जाता है, ठीक है ना। लेकिन मशीन उसीन जो होता है, मशीन उसीन क्या होता है, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि डिप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज होगा, और बाद में जैसे जैसे समय बीतते जाएगा वो कम यूज होना शुरू हो जाता है, तो उसमें डिप्रिसिएशन कम चार्ज होगा। तो मशीनरी जैसे एसेट्स पे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड्स चार्ज नहीं होता है, लेकिन फर्नीचर, फिक्सचर ये सब का क्या होता है, हर साल सेम यूज होता है, तो डिप्रिसिएशन भी आप सेम चार्ज कर दो, यानी कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से। तो वही कह रहा है कि सर्विस जो सेम ये मतलब हर साल सेम सर्विस, हर साल जिसका सेम यूज हो, उसमें कौन सा मेथड यूज हो जाएगा, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, जैसे फर्नीचर और फिक्सचर। डिमेरिट क्या है कि एसेट्स का वैल्यू समय के साथ डिक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। जैसे कोई भी फर्नीचर खरीदे 10,000 का, तो समय के साथ इसका वैल्यू कम होता जाएगा ना। मान लो फर्स्ट ईयर इसका डिप्रिसिएशन 1000 चार्ज किए, 9000 आया, सेकेंड ईयर भी 1000 चार्ज किए, 8000 आया। लेकिन हर साल देख रहे हो कि एसेट्स का वैल्यू क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन डिप्रिसिएशन आप सेम चार्ज कर रहे हो, ठीक है। तो ये इसका थोड़ा डिमेरिट है कि यह मेथड बढ़िया मेथड या सही मेथड नहीं माना जाता है, ठीक है ना। मतलब कि आसान मेथड है, अगर समझो कि क्या कहते हैं, फिक्स एसेट्स का कॉस्ट रहेगा, हर साल उसी कॉस्ट पर क्या कर दो, डिप्रिसिएशन चार्ज कर दो। तो डिमेरिट क्या है कि एसेट्स का वैल्यू जैसे हम यूज़ करते जाएंगे ईयर बाय ईयर, एसेट्स का वैल्यू क्या हो, या ईयर टू ईयर एसेट्स का वैल्यू क्या होते जाता है, कम होते जाता है। लेकिन डिप्रिसिएशन हर साल क्या कर रहे हो, सेम कर रहे हो, हर साल फिक्स कर रहे हो। तो ये आपका मेथड सूटेबल नहीं है वैसे एसेट्स के लिए जिसका वैल्यू कम होते जाता हो, और या कह सकते हो जिसका डिप्रिसिएशन क्या होते जाए, या जिस एसेट्स का वैल्यू आपका ईयर टू ईयर क्या होते जा रहा हो, कम होते जा रहा हो। तो जनरली याद रखो, डिप्रिसिएशन उस एसेट्स के लिए सूटेबल है जिसका यूज हर साल कर रहे हो, हर साल सेम कर रहे हो, जिसका सर्विस क्या है, हर साल सेम है। जैसे फर्नीचर, फिक्सचर, इन सब पे डिप्रिसिएशन का कौन सा मेथड यूज होगा, तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड। लेकिन इसका डीमेरिट क्या है, तो डीमेरिट है कि यह मेथड बढ़िया नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप कैसे हर साल सेम डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, जबकि एसेट्स का वैल्यू ईयर टू ईयर क्या होते जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये है आपका फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है। आप लोग स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक पढ़िएगा, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी के लिए। चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन स्क्रीन पे है, इसको एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ो। चलो साथ में पढ़ते हैं। ए मशीन कॉस्टिंग 5000 was purchased on 1st April 2022. Prepare the machine account for 3 years after calculating depreciation at 10% per annum on fixed installment method. और लिखा है कोई ब्रेकअप या कोई स्क्रैप वैल्यू मशीन का नहीं दिया हो, तो सीधे परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो देखो क्या बोल रहा है कि मशीन का अकाउंट खोलना है 3 इयर्स के लिए। हेडिंग बना दिए मशीनरी अकाउंट, कॉलम बनाओ डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स और हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हो गया क्रेडिट और ये हो गया डेबिट। 1 अप्रैल को मशीन परचेज़ किया गया, तो मशीन परचेज़ किया गया तो क्या होता है, जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री होता है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट। तो मशीनरी डेबिट में तो अप्रैल आपका 2022 अप्रैल 1। मशीन डेबिट में क्या लिख देंगे, टू कैश या टू बैंक, दोनों में से कोई एक लिखना है। कितना है 5000। उसके बाद ईयर के आपका क्या हो रहा है, एवरी ईयर 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करना है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से। तो डिप्रिसिएशन का एंट्री क्या होगा, तो डिप्रिसिएशन ऊपर होगा डिप्रिसिएशन टू मशीनरी,
देखो मशीनरी क्रेडिट में दे दो। और जब भी डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ईयर के एंड में तो 2022, 2023 मार्च 31 क्रेडिट में क्या लिख देंगे, बाय डिप्रिसिएशन। और कितना परसेंट है, 10%, तो सीधा स्ट्रेट निकाल लो। 5000 का 10% 500। अब बैलेंस कर दो 5000, यहाँ भी हो जाएगा 5000, इधर आपका हो जाएगा बाई बैलेंस सी डी, हाँ 4500। फिर सेकेंड ईयर आ जाएगा तो मार्च 2023 क्या होगा, ईयर वही रहेगा बस, अप्रैल 1 क्या लिख दें, टू बैलेंस बी डी। और कितना अमाउंट दे दें हम, 4500। अब सेकेंड ईयर के एंड में भी डिप्रिसिएशन चार्ज होगा तो 2023 अप्रैल है तो 2024 मार्च 31 बाय डिप्रिसिएशन। सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन भी क्या होगा, तो वही कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। तो 5000 का 10% कितना, 500। बैलेंस करो 4500, यहाँ भी हो गया 4500। फिर बैलेंस सी डी कर देंगे, बाई बैलेंस सी डी कितना हो जाएगा, 4000। समझ गए। आगे लास्ट ईयर का बना दो तो 2024 मार्च 31 क्या होगा, 2024 अप्रैल 1 क्या लिख दें, टू बैलेंस बी डी कितना बैलेंस हो जाएगा, 4000। अब कुछ नहीं करना है आपको, फिर ईयर के एंड में डिप्रिसिएशन चार्ज करना है क्योंकि इसमें एक ही ट्रांजैक्शन है मशीन परचेज का, ठीक है ना। और केवल डिप्रिसिएशन चार्ज करते चल जाना है। तो 2024 अप्रैल 1 है तो 2024 मार्च 31 क्या लिख देंगे, बाय डिप्रिसिएशन। तो फिर के कितना डिप्रिसिएशन निकलेगा, तो फिर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या होता है कि जो कॉस्ट प्राइस है उसी पे निकाल देंगे। तो 5000 का 10% फिर क्या हो गया, 500। देख लो एवरी ईयर डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है और सेम अमाउंट से हो रहा है, यही है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। अब बैलेंस कर लो, यहाँ आपका आ गया 4000, यहाँ हो गया 4000, इधर घट रहा है तो मार्च 31 क्या लिख देंगे, बाई बैलेंस सी डी कितना, 3500। अब इसको तुम नेक्स्ट ईयर में टू बैलेंस बी डी में भी दिखा सकते हो या इतना ही करके छोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो ये था डिप्रिसिएशन का फर्स्ट क्लास, यानी कि इंट्रोडक्शन का क्लास। आपको जितना बताया उतना इसको अच्छे से स्टडी कीजिएगा, टेक्स्ट बुक ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। आपको अगर नॉलेज चाहिए तो टेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप मेरे भरोसे भी रहो और टेक्स्ट बुक के भी भरोसे रहो, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अगर क्योंकि आप थ्योरी करोगे तो थ्योरी आपको टेक्स्ट बुक से ही करना है, ठीक है ना। बस हम आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक पढ़ना है, टेक्स्ट बुक पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। जितना आज पढ़ा है सबको क्या करोगे, अच्छे से रिवाइज कर लोगे। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, थैंक यू।